मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। कहते हैं ना, जो अपनी असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ रहा है वही एक दिन इतिहास रचते हैं। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी में कक्षा 9 भूगोल का मित्रों, और हम लोगों ने भूगोल में अभी तक लेसन 2 पूरा अध्ययन कर लिया है। लेसन 2 का पूरा कंप्लीट अध्ययन कर लिया और लेसन 3 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें 2 पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करके अध्ययन करना था, तो एक पार्ट हम लोग कर लिए हैं अध्ययन, और नेक्स्ट जो शेष बचा है उसका हम लोग इसी वीडियो में अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेसन 3 क्या है। लेसन 3 में जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे मित्रों, लेसन 3 है पार्ट अपवाह। क्या है अपवाह? जैसा कि हम लोगों को पता, अपवाह मतलब नदी तंत्र का अपवाह, अपवाह तंत्र इसका पूरा होता है। चूंकि पाठ का नाम अपवाह है तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों ने अपवाह तंत्र के अंतर्गत भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। किसका? भारत की रिवर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भारत के उत्तरी क्षेत्र की जो हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर भारत की नदियां या हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। और अब जो हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं वो हम लोग किसका? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि उत्तर भारत में हम लोगों ने किन तंत्रों का अध्ययन किया। तो उत्तर भारत की नदियों में मित्रों हम लोगों ने खास करके सिंधु नदी तंत्र और उससे जुड़ी जितनी भी नदियां हैं, चेनाब नदी है, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब नदियों के बारे में देखा। और उसके बाद में मेन जो आपकी है गंगा नदी तंत्र का पूरा अध्ययन किया। और उसके बाद में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र का अध्ययन किया। और ब्रह्मपुत्र में हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या सांगपो कहते हैं। तिब्बत चूंकि अब चीन के अधिकार में आ गया है तो तिब्बत में इसको सांगपो बोलते थे। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। किसको? हम लोग को ध्यान देना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, और ये शेष भारत में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और एक नदी हम लोगों की छूट रही थी मित्रों, हम लोगों को ध्यान देना है राजस्थान में, राजस्थान की, या हम लोग कह सकते हैं थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हम लोगों को ध्यान देना है लूनी। क्या है? लूणी या लूनी नदी बोलते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, लूनी नीबर, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और हम लोगों को यह ध्यान देना है कि एक यहीं पर राजस्थान में झील है सांभर झील। क्या है? सांभर झील है, जिससे राजस्थान में नमक, क्या है? ये लवणीय झील है। कौन सी झील है? लवणीय झील है, तो इससे नमक बनाया जाता है। तो आता है क्वेश्चन कि किस झील से नमक बनाया जाता है? तो राजस्थान की सांभर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, या दक्षिण भारत भी कहते हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत ज़्यादा सही होगा मित्रों। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हम लोग अध्ययन करें उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। इसका पीछे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो वह भूभाग जो 3 ओर से, कितनी ओर से? 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जो भाग 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो भूभाग चारों ओर से जल से घिरा होता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए इसी का अध्ययन, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसी का अध्ययन करना हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले नदी तंत्र है, हम लोगों को ध्यान देना है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा क्या है? नर्मदा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग पहले मैप में देख लेते हैं मित्रों, ये नर्मदा नदी है, ये आपके मध्य प्रदेश से निकल रही है। हम लोगों को ध्यान देना, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश से निकल रही है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि नर्मदा नदी का क्षेत्र क्या है। मध्य प्रदेश से निकलती है और ये गुजरात से होते हुए आकर के आपकी अरब सागर में गिर जाती है। ये कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में। हम लोग को ध्यान देना है। इसका अन्य नाम रेवा नदी है, रेवा नदी के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के अमरकंटक है। कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ी पहुँचा जाता है मित्रों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहीं से निकल रही अमरकंटक की पहाड़ी है। और यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में, क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है। इससे क्वेश्चन आता है मित्रों कि क्या कारण है कि नर्मदा नदी और एक है ऊपर की ताप्ती नदी, ये मुख्य नदियां हैं, और तो कई नदियां हैं लेकिन मेन यही दोनों नदियां हैं। तो ये दोनों क्या है कि अरब सागर में क्यों गिरती? कहने का मतलब ये पश्चिम की ओर, क्या है? ये पश्चिम की ओर क्यों बहती है? तो हम लोग को ध्यान देना है क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर, दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए पश्चिम की ओर जाती हैं। नहीं तो ज़्यादातर नदियां आपकी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हम लोग को ध्यान देना है। तो ये नदियां पश्चिम की ओर क्यों बहती? क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। जबलपुर में यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी? हम लोगों को ध्यान देना, नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात
नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका ज़्यादातर मतलब क्या कह रहे हैं, इसकी ज़्यादातर सहायक नदियाँ समकोण पर काटती हैं। कहाँ पर? समकोण पर आकर मिलती है। जैसा कि मान लीजिए नदी बिल्कुल बहती जा रही है तो आकर के इस साइड से मिलेंगी या इस साइड से मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये अपवाह तंत्र मतलब किस प्रकार की नदियाँ श्रेणी वो बनाती हैं, आकार बनाती हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद में है ताप्ती द्रोणी। क्या है ताप्ती द्रोणी? ताप्ती इसी नर्मदा के जस्ट नीचे है मित्रों। ये भी कहाँ आकर अरब सागर में गिरती, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो जाहिर सी बात है इधर गिर रही है तो ये भी क्या है, चूंकि ये इधर इसलिए आ रही है कि ये भी भ्रंश घाटी से बहकर आ रही है। जैसे नर्मदा भ्रंश से बहकर आती है तो ये भी भ्रंश घाटी से बह रही है, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होते हुए आकर अरब सागर में गिर जाती है। उद्गम स्थान इसका कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है। क्या है? बैतूल जिला। और किस पहाड़ी से निकलती है? सतपुरा की पहाड़ी से। तो यहीं पर हम लोगों को एक बार फिर से देख लेना है कि जो नर्मदा नदी है यह अमरकंटक, कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। और जो आपकी ताप्ती नदी है ये सतपुरा, कहाँ से? सतपुरा की पहाड़ी से निकल रही है। हम लोगों को ध्यान देना है ये बैतूल जिला में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की है, बैतूल जिला में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। आगे यह नदी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि नर्मदा नदी के समांतर ही एक भ्रंश घाटी में बह रही है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां कौन कौन से हम लोग देखते हैं? नर्मदा है, ताप्ती है और साबरमती है। छोटी नदियों में साबरमती है, माही नदी है, भारत पुंजा है और पेरियार नदी है। ये हम लोग को ध्यान देना है। अब जैसे कि माही नदी भी गुजरात में है और मध्य प्रदेश में, और भारत पुंजा केरल में है, और पेरियार नदी कहाँ पर है? केरल में। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये कौन कौन सी नदियां हैं? आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली। कहाँ मतलब ये नदियां हैं जो आकर के अरब सागर में गिरती हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे आपकी नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, माही हो गई, भारत पुंजा और पेरियार नदी है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है गोदावरी द्रोणी। क्या है? गोदावरी द्रोणी हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग मैप में देख रहे हैं कि गोदावरी नदी, ये आपकी गोदावरी नदी ऊपर से ये वाला क्षेत्र, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पश्चिमी घाट है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ से गोदावरी नदी निकल रही है, नीचे होते हुए आकर के आपकी अरब वो उसमें बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, हम लोग को ध्यान देना। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है या सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। और उद्गम स्थान इसका महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट से निकलती है। ये जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ से निकल रही है। महाराष्ट्र का नासिक जिला है। कौन सा जिला? नासिक जिला है, यहीं से ये नदी निकल रही है और ये पश्चिमी घाट पर है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कहने का मतलब आयतन की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज़्यादा जल भी इसी में है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, क्या है? प्रहिंता है, मंजरा है, बेनगंगा है और पेनगंगा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं महानदी। क्या है? महानदी हम लोग को देखना है। महानदी द्रोणी। तो महानदी पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं कि आपकी महानदी कहाँ पर। ये हम लोग देख रहे हैं कि ये महानदी आकर के ये आपकी चिल्का झील के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये महानदी है। अब महानदी का उद्गम स्थान कहाँ? छत्तीसगढ़ है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ है। अपवाह क्षेत्र इसका कहाँ है? ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर बहती है और इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। खास करके हम लोगों को ध्यान देना है गिरती कहाँ पर है और इसकी एक लोकेशन हम लोगों को मैप में देख लेना है कि महानदी कहाँ पर आ रही है। तो उड़ीसा क्षेत्र में होकर जा रही है, हम लोगों को ध्यान देना है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, चिल्का झील के पास। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में हमारा कृष्णा द्रोणी। क्या है? कृष्णा नदी द्रोणी। तो कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं मैप में। पहले कृष्णा नदी को हम लोग देखते हैं। ये आपकी है कृष्णा नदी, यहाँ से बिल्कुल निकल करके ये भी पश्चिमी घाट से निकल रही है और आ करके इसमें आगे जा करके तुंगभद्रा भी इसी में मिल जा रही है और ये कैलेरू झील के पास आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है, हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। कृष्णा उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से है। कहाँ से? महाबलेश्वर से पूछा जाता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र के बलेश्वर से है, ये हम लोगों को ध्यान देना। पश्चिमी घाट, चूंकि महाराष्ट्र पूरा पश्चिमी घाट से इधर जितनी भी ये वाला क्षेत्र है पूरा ये पश्चिमी घाट है, हम लोगों को ध्यान देना है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना,
घाट प्रभा, मूसी और भीमा हैं। हम लोगों को नदियां, सहायक नदियों के बारे में खास करके ध्यान देना है मित्रों, क्योंकि सहायक नदियां क्या है कि भिड़ाने के लिए, मिलान करने के लिए आ जाती हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन बनता है जैसे कि तुंगभद्रा, चूंकि तुंगभद्रा देखिए बड़ी नदी है और ये जो कि लगभग सबसे बड़ी कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसको पूछ सकते हैं। तुंगभद्रा है, कोयना नदी है, घाट प्रभा है, मूसी है और भीमा है। मूसी और भीमा ये पूछा भी गया है कि किसकी सहायक नदी है, तो हम लोग को याद रखना कृष्णा की सहायक नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में बहते हुए आंध्र प्रदेश के द्वारा ये आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका अपवाह तंत्र कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये हम लोगों को देखना है। अब अगला है कावेरी द्रोणी। कावेरी नदी हम लोग देख लेते हैं। कावेरी द्रोणी आपकी कौन सी, जैसे कि ये देखिए कावेरी नदी आ रही है, कावेरी नदी जाकर के आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, हम लोग को ध्यान देना है। इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी श्रृंखला, कहाँ? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, कहाँ से? कर्नाटक से। ये क्षेत्र कर्नाटक वाला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ब्रह्मगिरी आकर के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है कर्नाटक में, और ये 760 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती है और भवानी है, हेमावती है, कामिनी है। और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पर है? कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक से निकल करके और केरल और तमिलनाडु को छूती हुई ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो हम लोगों को ध्यान देना है कावेरी नदी पर है। कौन सा है? शिव समुद्रम है। क्या है? शिव समुद्रम है। यह जलप्रपात मैसूर, बंगलोर और कोलार क्षेत्र को विद्युत प्रदान करता है। यहाँ पर विद्युत पावर प्लांट भी लगा है, हम लोगों को ध्यान देना है। और तो चूंकि अब ये शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो हम लोग प्रथम भी देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जो लगभग 455 मीटर ऊंचा है, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हम लोगों को ध्यान देना है कि कुंचिकल है, 455 मीटर ऊंचा है और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है कि हम लोगों को देखना है कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71 मतलब 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% भाग मतलब जल लवणीय है, मतलब नमक युक्त है, पीने योग्य नहीं है। केवल 3%, कितना है? केवल 3% जल ही स्वच्छ है, मतलब मृदु जल है, मृदु जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी में, इसका भी 3/4 भाग कितना है? हिमानी के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। बड़े आकार वाले जो झीलें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र कहते हैं। बड़े आकार वाली झीलों को क्या कहा जाता है? समुद्र या सागर कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सागर है, मृत सागर है और अरल सागर है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। बड़ी झीलें हैं, इसको सागर कहा जाता है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर, क्या कह रहा है कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर लैगून मतलब क्या है? गोखुर झील का निर्माण करती है, हम लोग को ध्यान देना है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि विसर्प शब्द है, विसर्प नदी का विसर्प मतलब होता है जब वो सर्प की तरह के एक विसर्प करती हुई चलती है, तो धीरे धीरे नदी का ये वाला पार्ट क्या होता है? कट जाता है और ये किनारे ऐसे छूट जाता है अर्धचंद्राकार का, और ये जल वाला क्षेत्र होता है अर्धचंद्राकार का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? झील के निर्माण में हो जाता है झील के रूप में, तो इसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है गोखुर झील क्या है, तो हम लोग जानते हैं विसर्प के द्वारा जब नदी चलती है तो ये वाला भाग कट के अर्धचंद्राकार झील के रूप में हो जाता है, जो कि मेन नदी से या समुद्र से कट जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। क्या है? गोखुर झील। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। आगे हम लोग देखते हैं। स्पिट तथा रोधिका बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का, क्या है? लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील इसका उदाहरण है, और पुलिकट है और कोयलेरू झील है। जैसा कि हम लोग जानते हैं चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पास में है, और कोयलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोगों को ध्यान देना है लैगून झील क्या होती है? जो समुद्र के द्वारा, जैसे मान लीजिए समुद्र बह रहा है या समुद्र है मान लीजिए, या नदी है, उसके बाद का जो क्षेत्र किनारे वाला होता है, धीरे धीरे ये क्षेत्र भी अलग हो जाता है और यहाँ पर नदी एक मतलब नदी से हट करके एक जल क्षेत्र हो जाता है, जो इससे थोड़ा से किनारे जुड़े रहती है। इसको क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। झील के रूप में हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि राजस्थान क्या है? राजस्थान की सांभर झील क्या है? राजस्थान की सांभर झील एक लवण जल वाली झील है। क्या है? एक लवणीय जल वाली झील है।
इसके जल का उपयोग करके नमक बनाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने इसका देखा भी है कि इसके जल से नमक बनाया जाता है। पूछा जाता है कि राजस्थान में कहाँ पर नमक बनाया जाता है, कहाँ से नमक का उत्पादन होता है, तो सांभर झील से होता है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। आगे हम लोग देखते हैं बुलर झील क्या है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। कहाँ पर है बुलर झील? J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे है गोविंद सागर क्या है? गोविंद सागर बांध क्या है? हम लोग को ध्यान देना है, ये गोविंद सागर है और इसी के पास में एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध। गोविंद सागर है, इसी के पास में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। और ये किस नदी पर हम लोगों को ध्यान देना है? सतलुज नदी पर, या सतलज नदी बोलते हैं, सतलुज नदी पर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध है। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। यहाँ पर कौन सागर है? गुरु गोविंद सागर है। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, गंगा कार्य योजना, जिसको हम लोग कहीं कहीं पढ़ा लिखा रहता है गंगा एक्शन प्लान। गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण क्या है? पहला चरण 1985 में आरंभ हुआ था। जैसे पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान या गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई, तो कहने का मतलब 1985 हम लोगों को याद रखना है। इसमें चाहे जिस प्रकार से लिखा है 1985, कहने का मतलब कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ हुआ? 1985 में पहला चरण इसका शुरू हुआ था। तो वही मतलब है, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई। एवं 31 मार्च 2000 को क्या है? 31 मार्च 2000 को ये बंद कर दिया गया था। अब गंगा कार्य योजना क्या है? गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि गंगा कार्य योजना को के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। और क्या है कि विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अब 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहरों को शामिल किया गया है। ये एक प्रकार का डाटा है, हम लोग को याद रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, लेकिन इतना एक मोटे तौर पर याद रखना कि लगभग 16 राज्य शामिल हैं इसमें। 16 राज्यों के 27 नदियों के लगभग 152 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। क्या है? इससे प्रदूषण वगैरह को मिटाना है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को रोक कर उसकी दिशा में परिवर्तन करके, मतलब उसको शुद्ध किया जाएगा, मतलब उसको प्रसंस्करण किया जाएगा। अब अपवाह प्रतिरूप के बारे में हम लोग बात करते हैं कि नदियों का अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है। तो एक अपवाह प्रतिरूप के रूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधित जलवायु मतलब उसकी जलवायु संबंधित अवस्थाओं तथा अध्यस्त शैलों मतलब शैल संरचना पर आधारित होती हैं कि वहाँ की किस प्रकार की जलवायु है, वहाँ का भूमि का ढाल कैसा है और संरचना कैसी है, कठोर है कि मृदु है, चट्टान कटती है कि नहीं कटती, उस प्रकार का प्रतिरूप होता है। उसी के आधार पर कई प्रकार के, जैसे यह प्रतिरूप द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार और आर्य अपवाह के रूप में प्रतिरूप होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। ये कई प्रतिरूप हैं, 3-4 प्रतिरूप हैं नदियों के। अब इसमें हम लोग द्रुमाकृतिक प्रतिरूप के बारे में देख लेते हैं। यह तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल का अनुसरण करती हैं। क्या करती हैं? ढाल के अनुसरण करके बहती हैं। और इस प्रतिरूप में मुख्य धारा एवं उसकी सहायक नदियां एक वृक्ष के रूप में, क्या द्रुम जैसा कि हम लोग जानते हैं वृक्ष का ही पर्यायवाची है, वृक्ष के रूप में शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, मान लीजिए एक क्षेत्र है और यहाँ से कोई नदी मान लीजिए निकल रही है, तो इसमें शाखाएं निकलती हैं, फिर इधर बढ़ जाती हैं, इधर बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब इतनी शाखाओं में ये इधर उधर बह जाता है, पानी जिधर ढाल पाता है उधर चला जाता है। तो एक वृक्ष के रूप में इसका निर्माण हो जाता है, इसकी शाखाओं के रूप में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्माकृतिक, मतलब दुर्मा आकृतिक प्रतिरूप कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं जालीनुमा क्या है? जालीनुमा प्रतिरूप नदियों का। अब जैसे जालीनुमा जो प्रतिरूप है, जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है जहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानें होती हैं। हम लोगों को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं सीधे सीधे बह रही हैं, लेकिन जहाँ पर मतलब
कहने का मतलब है कि मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ पर नदियाँ कट के फिर इधर बह जाती हैं। तो कहने का मतलब एक समकोण पर ये काटते हैं और क्या होता है, एक जालीनुमा प्रतिरूप बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। नदियों का ये प्रतिरूप है। आगे हम लोग को देखना है आयताकार अपवाह क्षेत्र या आयताकार प्रतिरूप। आयताकार कहने का मतलब आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधिये शैलीय भूभाग पर विकसित करता है। जैसे कि आयताकार प्रतिरूप यहाँ पर रहा है कि ये इधर से नदी बहकर आ रही है, फिर इधर फिर हो करके एक आयत का निर्माण, जहाँ पर कहने का मतलब नदियाँ इस प्रकार बहती हैं कि आयत का निर्माण करती है, तो उसको आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। आर्य प्रतिरूप क्या होता है हम लोगों को ध्यान देना है। अब आर्य प्रतिरूप में आर्य प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई बिंदु है या कोई पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से नदी निकल रही है, तो ये सभी तरफ जिधर भी जल आ रहा है, ढाल है, तो उधर को बह जा रही हैं। तो कहने का मतलब है सभी तरफ बह रही हैं, तो एक आर्य रूप में ये संरचना बन रहा है, बन जा रही है। शिखर इसका बीच में है, चूंकि ऊंचा स्थान है, तो यहीं से चारों तरफ बह जा रही हैं। तो इस प्रकार की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आर्य प्रतिरूप कहते हैं। जहाँ पर नदियाँ इस प्रकार की संरचना बनाती हैं, उसको आर्य प्रतिरूप कहते हैं। अब क्या है, विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह मतलब अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। कहने मतलब नदी का अगर क्षेत्र बड़ा है, दूर तक नदियां बह रही हैं, तो कहीं पर आयताकार प्रतिरूप का निर्माण कर सकती हैं, कहीं पर जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण, और कहीं पर आर्य अपवाह का निर्माण कर सकती है। ये कहने का मतलब है कि एक ही अपवाह द्रोणी में विभिन्न प्रकार की प्रतिरूपों को देखा जा सकता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं कुछ डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है मित्रों जो इससे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। तो जैसे है कि विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर है। और अपवाह, चूंकि ये लंबाई है, लंबाई के हिसाब से पूछ रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे लंबी नदी। अब अपवाह क्षेत्र मतलब आयतन की दृष्टि से कितना उसमें पानी है, अपवाह क्षेत्र के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जल है, अमेजन नदी हम लोग को ध्यान देना है। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कहीं पर 2510 या 2525 भी रहता है, 2525 किलोमीटर रहता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। एनसीईआरटी में लिखा है 2500 से ज़्यादा, 2500 मतलब 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है, यही लिखा हुआ है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। अब है दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर की है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। क्या है, कैस्पियन सागर है, हम लोगों को ध्यान देना है। विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कैस्पियन सागर तो कई देशों में स्थित है, और सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच फैला हुआ है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, रूस में है। कहाँ पर है, रूस में ही, हम लोगों को ध्यान देना है। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हम लोगों को ध्यान देना एंजिल फॉल या एंजिल जलप्रपात है। ये लगभग 979 मीटर है। कितना है, 979 मीटर ऊंचा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है, वेनेजुएला देश में। किस नदी पर है, चुरुल नदी पर है। वेनेजुएला की चुरुल नदी, ये कैरोनी नदी की सहायक नदी है, हम लोगों को ध्यान देना है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। हम लोगों को ध्यान देना 455 मीटर है, 455 मीटर है। आता है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। और किस नदी पर है, ये भी पूछा गया है, तो वराही नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वराही नदी पर है, कर्नाटक में है, शिमोगा जिले में, और इसका नाम कुंचिकल है। हम लोग गंगा के बारे में अगर देख लेते हैं मित्रों, इसमें डायरेक्ट जब पूछा जाता है गंगा की लंबाई तो इसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लोग ध्यान देते, चूंकि सबसे बड़ी नदी है, तो हम लोगों को 2500 के आसपास याद रखना है। लेकिन अगर आपका वैसे तो ऐसा कभी आएगा नहीं कि 2525 और 2510 दोनों दिया हो। अगर 2525 और 2510 दोनों दिया हो तो आप लोगों को 2525 ही मानना, 2525 किलोमीटर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि हम लोग पहले नदी के बारे में पढ़े रहे थे, गंगा नदी के बारे में, तो देवप्रयाग कह रहा है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर के मिल रही हैं। कहाँ पर, देवप्रयाग में, यहीं से इसका नाम गंगा नदी, गंगा के नाम से जाना जाता है। उससे पहले नदी केवल भागीरथी आती है। तो कहाँ पर मिलती हैं, क्वेश्चन मिल आता है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं। और एक क्वेश्चन गंगा से जो बहुत पूछा जाता है,
हम लोगों को कि गंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो हम लोगों को ध्यान देना हरिद्वार से। कहाँ से? हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्रों में एंट्री मार देती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा पाठ था मित्रों। इससे पहले हम लोग वीडियो में कुछ आधा अध्ययन किए थे उत्तर भारत की नदियों के बारे में या हिमालय की नदियों के बारे में, और इसमें हम लोगों ने जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुलर झील क्या है? बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। राजस्थान में है कि उत्तर प्रदेश में है कि पंजाब में है कि जम्मू एंड कश्मीर में है? तो बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये हम लोगों को ध्यान देना है। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ से है? सतपुरा से है कि ब्रह्मगिरी से है कि अमरकंटक से है कि पश्चिमी घाट से है? तो नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक से है, हम लोगों ने पढ़ा है इसको। और निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय, कहने का मतलब लवणीय जल वाली झील है? ये हम लोगों को ध्यान देना है कि सांभर झील है कि डल झील है कि बुलर झील है कि गोविंद सागर है? तो हम लोग जानते हैं सांभर झील से नमक बनाया जाता है, ये लवणीय झील है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन? नर्मदा है कि गोदावरी है, कृष्णा है कि महानदी है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसको हम लोग दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, क्या है? भ्रंश घाटी क्वेश्चन आ गया मित्रों। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी बहती है? हम लोगों को ध्यान देना है कि ताप्ती नदी, क्या तापी या ताप्ती नदी एंड नर्मदा बहती है। नर्मदा ऑप्शन में है नहीं, ताप्ती हम लोगों का हो जाएगा, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पाठ से मित्रों, इसका हम लोगों ने देख लिया। और ये पाठ चूंकि नदी से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, और इसमें जब भी भारत से बारे में पूछा जाता, भारत से क्वेश्चन उठता है मित्रों, तो नदियों के बारे में जरूर पूछा जाता, हम लोगों को ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें ताकि अपने जीवन में जरूर सफलता को प्राप्त करें। आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।